इस वीडियो में बात करते हैं फंक्शन पैरामीटर की। तो पैरामीटर्स क्या होते हैं और आर्गुमेंट क्या होते हैं। तो हम लोगों ने फंक्शन को पढ़ा। तो फंक्शन क्या होता है, इससे हम लोग पर्टिकुलर टाइप का काम कराते हैं, तो इसीलिए हम लोग फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। और फंक्शन में जब हम कोई इनपुट सप्लाई करते हैं तो वहाँ पर हमें पैरामीटर्स की ज़रूरत पड़ती है। इनपुट क्यों सप्लाई करते हैं, क्योंकि आप खुद सोचिए, फंक्शन से आप पर्टिकुलर टाइप का काम कराते हैं, लेकिन फंक्शन से भी आप जो काम है उसमें भी आप थोड़ा सा वेरिएशन चाहते हैं। तो वेरिएशन कब आएगा, जब उसके अंदर इनपुट डेटा जाएगा, क्योंकि उसी के अनुसार आपका आउटपुट चेंज होगा फंक्शन का। तो इसीलिए हम लोग फंक्शन में पैरामीटर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये वैल्यूज़ को कंटेन किए हुए रहते हैं। यानी कि ये आर्गुमेंट जो आप सेंड करते हैं फंक्शन की कॉलिंग के टाइम, वही इस पैरामीटर में रिसीव होते हैं, और इन्हीं पैरामीटर्स को आप फंक्शन के अंदर जो कोड है वहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इनपुट डेटा सप्लाई करने के लिए फंक्शन के अंदर हम लोग पैरामीटर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको सिंटेक्स दिख रहा होगा, तो सबसे पहले आपका वाइड कीवर्ड लिखा हुआ है। तो ये वाइड इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये फंक्शन के अंदर जो कोड लिखा हुआ है वो कोई चीज़ रिटर्न नहीं करता, इसलिए हम लोग यहाँ वाइड लिख देते हैं। उसके बाद फंक्शन का नेम लिखा हुआ है, और उसके बाद पैरेंथेसिस में आपके पैरामीटर लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर 3 पैरामीटर लिखे हुए हैं, पैरामीटर 1, पैरामीटर 2, पैरामीटर 3। तो ये तीनों जो हैं पैरामीटर हैं, और ये आर्गुमेंट को यानी वैल्यू को रिसीवर के रिसीव करते हैं, इसलिए इसे हम लोग रिसीवर भी बोल सकते हैं। यानी ये ऐसे वेरिएबल होते हैं जो कि आर्गुमेंट को रिसीव करते हैं या वैल्यू को रिसीव करते हैं, इसीलिए इसे हम पैरामीटर बोलते हैं। तो यहाँ पे 3 पैरामीटर हैं। उसके बाद ये फंक्शन की बॉडी है, जहाँ पर आप कोड लिखते हैं जो कि इन पैरामीटर्स से आई हुई वैल्यू को यूज़ करते हैं। तो यहाँ अंदर वाला जो कोड है इन पैरामीटर्स की वैल्यू को यूज़ करेगा। तो यहाँ पर सीधा साधा एक एग्जांपल है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एक फंक्शन दिख रहा है जो आपने बनाया, उसके बाद मेन मेथड दिख रहा है, और मेन मेथड के अंदर ये फंक्शन की कॉलिंग दिख रही है। तो 3 बार कॉलिंग लिखी हुई है, लास्ट में आपका रिटर्न 0 लिखा हुआ। तो सबसे पहले यहाँ पर आप जब फंक्शन लिखते हैं तो फंक्शन की डिफिनेशन, यानी कि जो फंक्शन का डिक्लेरेशन जहाँ पे किया गया, डिक्लेरेशन और डिफिनेशन दोनों लिखी गई कंप्लीट बॉडी के साथ। तो यहाँ पर आप जो एफ नेम यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख रहा है पैरेंथेसिस के अंदर, तो यही जो होता है ये पैरामीटर होता है, और इसी के अंदर आप वैल्यू रिसीव करते हैं। यानी एक वेरिएबल है जो कि वैल्यू को रिसीव करता है। तो वैल्यू कहाँ से रिसीव करेगा, जब फंक्शन की कॉलिंग होगी, तो कॉलिंग के टाइम जो वैल्यू आप सप्लाई करते हैं, जिसको आप आर्गुमेंट बोलते हैं, यही वैल्यू इस एफ नेम पैरामीटर में रिसीव होती है। ठीक, एफ नेम वेरिएबल में रिसीव होती है, ठीक, जिसका आप इस कोड में इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके बाद आप देख रहे होंगे एफ नेम के बगल में स्ट्रिंग भी लिखी हुई है। तो स्ट्रिंग बताता है कि इस एफ नेम पैरामीटर या वेरिएबल में जो आने वाली वैल्यू है, जो आपको कॉलिंग के समय सप्लाई की जाती है आर्गुमेंट के रूप में, उसका टाइप आपको यहाँ पे लिखना होता है। तो देखिए यहाँ पर फंक्शन कॉलिंग के टाइम जो वैल्यू सप्लाई की गई थी स्ट्रिंग थी, इसीलिए आपको यहाँ पर स्ट्रिंग लिखना पड़ता है, क्योंकि ये वैल्यू अल्टीमेटली इसमें जाके रिसीव होती है, इस पैरामीटर में, एफ नेम नाम के पैरामीटर में। ठीक, तो इसीलिए इसमें किस टाइप की वैल्यू है उसका टाइप आपको यहाँ पे लिखना होता है। तो ऐसे ये काम करता है। उसके बाद आप इस एफ नेम को यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं अंदर, और यहाँ पे इस्तेमाल किया भी है। तो सी आउट इंसर्शन ऑपरेटर के ज़रिए इस चीज़ को डिस्प्ले किया जाएगा स्ट्रिंग पे स्क्रीन पर। तो एफ नेम से आपको लियोम मिलेगा, उसके बाद आपको ये वाली स्ट्रिंग भी मिलेगी आगे, और ये थोड़ा सा शुरू में गैप है, तो इस स्ट्रिंग और इस स्ट्रिंग के बीच में हल्का सा आपको ये गैप भी दिखाई देगा। तो लियाम रेफनेस आपको पहली आउटपुट के रूप में दिखाई देगा। तो ये जैसे यहाँ पे लिखा हुआ, तो इसके अंदर जाके देखते हैं तो आपको मिलेगा यहाँ पर सेम चीज़ मिलेगी। तो सबसे पहले आपका एग्जीक्यूशन जो है वो मेन से स्टार्ट होता है। यहाँ पर कंट्रोल आएगा तो इसको रीड करेगा, तो इसको फंक्शन की कॉलिंग मिलती है, तो कंट्रोल यहाँ पर आता है, साथ में ये वैल्यू भी लेकर जाता है। तो ये वैल्यू जाकर यहाँ पर रिसीव होती है इस पैरामीटर में, एफ नेम नाम के पैरामीटर में। उसके बाद कंट्रोल जब यहाँ पर आता है इस फंक्शन बॉडी के अंदर, तो इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, और यहाँ पर एफ नेम का इस्तेमाल होगा। एफ नेम की वैल्यू क्या, लियोम है, और ये रेफनेस ये भी एक स्ट्रिंग है, डबल कोट के अंदर है। ठीक, तो ये दोनों चीज़ें, ये भी स्ट्रिंग है, एफ नेम में जो पड़ी हुई वैल्यू है ये भी स्ट्रिंग है और ये भी स्ट्रिंग है, तो दोनों ऐड हो जाएंगी, तो आपको ये लियोम रेफनेस इस तरीके से आपको दिखाई देगा। और उसके बाद ये काम फिनिश करने के बाद वापस कंट्रोल यहाँ पर आता है, फिर से उसको फंक्शन की कॉलिंग मिलती है, तो फिर से कंट्रोल यहाँ पर आएगा और जेनी की वैल्यू इसमें स्टोर करेगा इस एफ नेम नाम के पैरामीटर में। ठीक, जो कि यहाँ पर
फिर से ये कोड एग्जीक्यूट होगा और यहाँ पर जेनी रेफनेस आपको यहाँ पे दिखाई देगा इस स्क्रीन पर, ये कोड एग्जीक्यूट होने के बाद। फिर उसी तरीके से ये आपका एग्जीक्यूट होगा तो फंक्शन की कॉलिंग फिर से मिलेगी, फिर से ये रन करेगा और आपको अनजा रेफनेस दिखाई देगा यहाँ पर। और लास्ट में रिटर्न 0 का मतलब है इस मेन फंक्शन का काम फिनिश हो गया, ठीक, तो इसलिए रिटर्न 0 लिख दिया जाता है। तो ऐसे ये काम करता है। उसके बाद है डिफ़ॉल्ट पैरामीटर। डिफ़ॉल्ट पैरामीटर का मतलब ये है कि कभी कभी आप फंक्शन कॉलिंग के टाइम वैल्यू यानी आर्गुमेंट सप्लाई करना नहीं चाहते हैं, तो ऐसे केस में आपका फंक्शन अच्छे से काम करता रहे, कोई एरर ना दे, ठीक है, तो उस टाइम आप डिफ़ॉल्ट पैरामीटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आपको इक्वल सिंबल इस्तेमाल करना होता है। जैसे कि यहाँ पर आपका कंट्री जो लिखा हुआ है ये एक डिफ़ॉल्ट पैरामीटर है, क्योंकि आपने इसे एक वैल्यू सप्लाई कर दी है, स्ट्रिंग वैल्यू। तो नॉर्वे नाम की स्ट्रिंग वैल्यू आपने इस कंट्री को सप्लाई कर दी, यानी कंट्री नाम के पैरामीटर में आपने नॉर्वे वैल्यू स्टोर कर दी है, ठीक। और यहाँ पर इस पैरामीटर का टाइप लिखना होता है, यानी कि इसमें जो वैल्यू पड़ी हुई है उसका टाइप, यानी ये किस टाइप की, स्ट्रिंग टाइप, इसलिए आपने यहाँ पे स्ट्रिंग लिखा है। तो ये जो वैल्यू इस तरीके से आप लिखते हैं, ये जो पैरामीटर इस तरीके से लिखते हैं, इसी को बोलते हैं डिफ़ॉल्ट पैरामीटर। तो जैसे कि यहाँ पर इसने, यहाँ पर जब फंक्शन की कॉलिंग होती है तो यहाँ पर क्या होता है कि जब कंट्रोल यहाँ पर आता है इस लाइन को पढ़ने के बाद, तो ये जो स्वीडन वैल्यू होती है ये नॉर्वे को रिप्लेस कर देती है। तो आपके कंट्री में कौन सी वैल्यू आ जाएगी, स्वीडन आ जाएगी, ठीक। तो यहाँ पर आपको पहला स्वीडन दिखाई देगा। उसके बाद सेकंड टाइम जब इसकी कॉलिंग होती है तो ये इंडिया जो है ये वैल्यू भी कंट्री की, ये जो नॉर्वे वैल्यू इसको रिप्लेस कर देती है और कंट्री में कौन सी वैल्यू आ जाती है, इंडिया आ जाती है। तो यहाँ से भी आपको इंडिया दिखाई देगा। उसके बाद यहाँ पे जहाँ पर इस्तेमाल होना है मेन, जिसके लिए हम लोग डिफ़ॉल्ट पैरामीटर पढ़ रहे हैं वो ये है। यहाँ पर ये चीज़ है कि आपको वैल्यू सप्लाई करनी चाहिए थी, लेकिन आपने वैल्यू सप्लाई नहीं की, सिंपली आपने फंक्शन को कॉल किया। तो कंट्रोल तो यहाँ पर आएगा लेकिन उसे वैल्यू तो मिली ही नहीं, तो यहाँ पर इस्तेमाल कौन सी होगी, क्योंकि अगर आपने यहाँ पर यूज करने की कोशिश की कंट्री, ठीक, और यहाँ से सप्लाई भी नहीं की तो ये एरर देगा। तो ऐसे केस में आपने डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ पर डाल रखी है कंट्री की, नॉर्वे के रूप में, ठीक। तो यहाँ पर ये नॉर्वे इस्तेमाल हो जाएगी। तो ये चीज़ होती है, आपने यहाँ से भेजा नहीं, आप यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक, तो एरर आएगी। तो एरर ना आए तो आपने यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू डाल रखी है कंट्री की नॉर्वे कि अगर नहीं भेजा जा रहा है तो जो कंट्री पैरामीटर की जो वैल्यू है वो यहाँ पर इस्तेमाल हो जाए, ठीक। तो इस चीज़ के लिए, ऐसे केसेस के लिए आप डिफ़ॉल्ट पैरामीटर का इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद ये यूएसए भेजा तो जस्ट ये वैसे ही काम करेगा, कंट्री में जो नॉर्वे है इसको रिप्लेस कर देगा यूएसए नाम, यूएसए वैल्यू, यूएसए स्ट्रिंग वैल्यू, और यहाँ पर आप इस्तेमाल कर लेंगे इसे कंट्री की वैल्यू। तो यहाँ से आउटपुट आपका यूएसए आ जाएगा, ठीक। उसके बाद रिटर्न 0। तो इस तरीके से ये काम करता है। और ये जो आपका न्यू लाइन दिया हुआ है ये जस्ट इसलिए दिया है कि ये जो आप कॉल कर रहे हैं तो जो ये वैल्यू आपकी लिखी जाएगी स्क्रीन पर वो नेक्स्ट लाइन में लिखी जाए, ठीक है। इसलिए आप यहाँ पर न्यू लाइन का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि जो कंट्रोल है वो नेक्स्ट लाइन पे जंप होके आए। नहीं तो अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो सारी चीज़ें आपको एक ही लाइन में दिखाई देंगी, ठीक है। कुछ इस तरीके से, जैसे कि अगर हम लोग इसको कट करें तो सारी लाइनें आपको जितने भी आउटपुट थे यहाँ से कॉलिंग से जो मिले सारे एक लाइन में आ गए। तो ऐसा नहीं करना है, इसलिए आप वहाँ पर उस वैल्यू को रख देते हैं न्यू लाइन को। अब ये बोल रहा है कि हम लोग कभी कभी जो डिफ़ॉल्ट पैरामीटर है इसको ऑप्शनल पैरामीटर भी बोलते हैं, तो आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो कंट्री जो है एक ऑप्शनल पैरामीटर है और नॉर्वे जो है वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। उसके बाद मल्टीपल पैरामीटर्स। मल्टीपल पैरामीटर्स का मतलब ये है कि आप अभी तो आप एक ही वैल्यू सप्लाई कर रहे थे, यानी कि एक ही पैरामीटर की ज़रूरत पड़ रही थी, लेकिन आप एक से ज़्यादा वैल्यू सप्लाई कर सकते हैं, यानी कि एक से ज़्यादा मल्टीपल पैरामीटर्स, यानी एक से ज़्यादा पैरामीटर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि आप मल्टीपल पैरामीटर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो आप दो वैल्यू सेंड करना चाहते हैं तो आपको, यानी दो आर्गूमेंट्स सेंड करना चाहते हैं तो आपको दो पैरामीटर बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये जो पहली वाली वैल्यू है, जब आप इस फंक्शन की कॉलिंग होगी तो ये पहली वाली वैल्यू जाकर ये पहले वाले पैरामीटर में स्टोर होगी और ये दूसरी वाली वैल्यू है ये दूसरे वाले पैरामीटर में रिसीव होगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप मल्टीपल पैरामीटर्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मल्टीपल इनपुट आप डाल सकते हैं अपने फंक्शन में, एक इनपुट ये हुआ, दूसरा इनपुट ये हुआ। तो एक स्ट्रिंग के रूप में आप रिसीव कर रहे हैं, क्योंकि एक पैरामीटर आपने स्ट्रिंग टाइप का बनाया, दूसरा पैरामीटर आपने इंटीजर टाइप की वैल्यू रिसीव करने के लिए बनाया, तो इसलिए आपने यहाँ पर INT लिखा हुआ। तो इससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सेम आपका वैसे ही ये भी काम करेगा, ठीक। तो एक से ज़्यादा
वैल्यू आप सप्लाई करना चाहते हैं तो आपको एक से ज़्यादा ही रिसीवर यानी कि पैरामीटर भी बनाने पड़ेंगे। जैसे एक पैरामीटर ये है, दूसरा पैरामीटर ये है, और इनका टाइप तो आपको लिखना ही पड़ेगा। यहाँ पर ये बताता है कि किस टाइप की वैल्यू इन पैरामीटर्स में आने वाली है। यहाँ से जिस टाइप की वैल्यू भेजी जा रही है वही टाइप आपको यहाँ पर लिख देना। ठीक, तो ऐसे ये काम करता है। उसके बाद यहाँ पर आप इस्तेमाल कर पा रहे हैं इन्हीं पैरामीटर्स की वैल्यू को। जैसे एफ नेम में कौन सी वैल्यू आई है, अगर आप इसकी बात करें तो एफ नेम में लियोन वैल्यू आई है, तो यहाँ से आपको लियोन मिल जाएगा। उसके बाद आपने फिर से एक स्ट्रिंग वैल्यू को ऐड किया है। ठीक, तो इंसर्शन ऑपरेटर के साथ हम उसे जोड़ देते हैं स्ट्रिंग को। ठीक है, फिर से आपने एज की वैल्यू को इंसर्शन ऑपरेटर के ज़रिए ऐड करने की कोशिश की है, तो एज में कितनी वैल्यू 3 है, यहाँ से 3 आ जाएगा। और उसके बाद आपने फिर से एक स्ट्रिंग वैल्यू ऐड की है इतनी। ठीक, इतनी ऐड की है, बाद में न्यू लाइन है ताकि जो अगली वाली कॉलिंग हो वो नेक्स्ट लाइन पे उसका आउटपुट आपको दिखाई दे, इसीलिए यहाँ पर न्यू लाइन आप लिखते हैं। तो ये पूरा आउटपुट आपको इतना आउटपुट यहाँ पर दिखता है पहले वाले फंक्शन की कॉलिंग से। उसके बाद सेकेंड फंक्शन की कॉलिंग होगी तो इससे आपको ये वाला दिखेगा, फिर थर्ड वाले से आपको नीचे वाला। तो ऐसे काम करता है ये। तो ये मल्टीपल पैरामीटर्स आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि आप मल्टीपल वैल्यू सप्लाई कर रहे हैं तो मल्टीपल पैरामीटर आपको भेजने पड़ेंगे, यूज करने पड़ेंगे।